वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षिताः संस्कृतशिक्षकाः केन्द्रीयविद्यालयः भवतां सर्वेषां सप्तमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। छात्राः, अद्य वयं सप्तमीकक्षायाः अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः इति शीर्षकं पठिष्यामः। तर्हि आगच्छन्तु छात्राः, मिलित्वा एतस्य पाठस्य एतस्य शीर्षकस्य वा अभ्यासकार्यं करिष्यामः, क्योंकि इससे पहले हम त्रिवर्ण ध्वज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस कालांश में उस त्रिवर्ण ध्वज के शीर्षक का अभ्यास कार्य हम करेंगे। तो आइए मिलकर इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करते हैं। तत्र अस्माकं शीर्षकः यह भवति त्रिवर्णः ध्वजः, जिसका अर्थ था हमारा जातीय पताका, जो त्रिवर्ण पताका है, जो त्रिवर्ण झंडा है। तो उसका अभ्यास कार्य करते हुए प्रथम प्रश्नः भवति शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखता। अर्थात शुद्ध कथनस्य समक्षम, नीचे कुछ कथन दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। जो कथन शुद्ध है, सही है, उसके राइट साइड में जो बॉक्स हमको दिख रहा है उसमें आम लिखेंगे। बच्चों, आम का अर्थ क्या है? हाँ, अर्थात जो एस होता है इंग्लिश में, जो हाँ होता है हिंदी में, इन संस्कृत विषय आम। अशुद्ध कथनस्य समक्षम न, और जो कथन अशुद्ध है, जो स्टेटमेंट गलत है, उसके राइट साइड में हम लिखेंगे न, अर्थात नो। तो आइए देखते हैं प्रथमं वाक्यम। तत्र प्रथम वाक्ये अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। ये अर्थात हमारे राष्ट्र के जो ध्वज है, हमारा देश को जो ध्वजा है, उसमें 3 वर्ण है। उत्तरम भवति, सही, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे आम। ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः, ध्वज में जो हरित वर्ण है वो शांति का प्रतीक है। ना, ये गलत है। शांति का प्रतीक श्वेत वर्ण है, तो ये गलत हो जाएगा। ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। त्रिवर्ण ध्वज में जो केसर वर्ण है वो शक्ति का सूचक है। अत्र भविष्यति आम, अर्थात सही उत्तर, सही वाक्य है ये। चक्रे 30 अराः सन्ति, जो मध्यस्थ भाग में जो चक्र है जिसका नाम है अशोक चक्र, उस चक्र में 30 अर्थात 30 अराः सन्ति, जो तिलियां है वो 30 है। गलत है, क्योंकि वहां पर 24 चतुर्विंशति अराः सन्ति। चक्रम प्रगते है द्योतकम, चक्र जो अशोक चक्र है वो प्रगति का सूचक है, द्योतक है। आम, ये सही है। पुनः और एक बार उसको देख लेते हैं। क आम, ख न, ग आम, घ न, ङ आम। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्नः। तत्र द्वितीयप्रश्ने प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। अर्थात अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे लिखे हुए पद में हमको क्या करना है? प्रयुक्तम विभक्ति, प्रयोग होने वाली जो विभक्ति है और जो वचन है, हमको उसको ढूंढना है, और विभक्ति के स्थान पर उसका विभक्ति और वचन के स्थान पर उसका वचन को हमको लिख लेना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया है, यथा त्रयाणाम। त्रयाणाम यह एक पद है। त्रयाणाम इति पदस्य विभक्ति ही भवति षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, अतः अत्र विभक्ति ही भवति षष्ठी, वचनम भवति बहुवचनम। अनन्तरं पश्यामः समृद्धेः। समृद्धेः इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति षष्ठी, वचनम अस्ति एकवचनम। षष्ठी विभक्तेः एकवचने रूपं भवति समृद्धेः, मूलशब्दं भवति समृद्धि। अनन्तरं पश्यामः वर्णानां। वर्णानाम् इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही भवति षष्ठी, वचनं भवति बहुवचनं। वर्णानाम् इति पदस्य मूलशब्दः भवति वर्ण, अकारांत पुल्लिंग शब्द, जैसे बालक का हम रूप कर रहे हैं वर्णानाम्।
अनन्तरं पश्यामः उत्साहस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्तिः अस्ति षष्ठी, वचनम् अस्ति एकवचनं। षष्ठी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं भवति उत्साहस्य। तत्र मूलशब्दः भवति उत्साह, अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द। अनन्तरं पश्यामः नागरिकैः इत्यस्मिन् पदे विभक्तिः अस्ति तृतीया, वचनम् अस्ति बहुवचनं। मूलशब्दः अत्र अस्ति नागरिक, अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द। नागरिक शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप भवति नागरिकैः। अनन्तरं पश्यामः सात्विकतायाः इत्यत्र विभक्तिः अस्ति षष्ठी, वचनम् अस्ति एकवचनं। सात्विकतायाः अत्र मूलशब्दः भवति सात्विकता, आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द है। सात्विकता इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचने रूपं भवति सात्विकतायाः। अनन्तरं पश्यामः प्राणानाम्, अत्र विभक्तिः अस्ति षष्ठी विभक्तिः, वचनम् अस्ति बहुवचनं। तत्र मूलशब्दः भवति प्राण। प्राणशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचने रूपं भवति प्राणानाम्। अनन्तरं पश्यामः सभायाम्, अत्र विभक्तिः अस्ति सप्तमी, अनन्तरं वचनम् अस्ति एकवचनं। सभायाम्, अत्र मूलशब्दः भवति सभा, जो कि आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द है। इति सभा इति पदस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने रूपं भवति सभायाम्। तो बच्चों हमको इसको अभ्यास करना है, अच्छा से कॉपी में लिखना है और अभ्यास भी करना है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं अभ्यास कार्यस्य तृतीयः प्रश्नः। तत्र तृतीय प्रश्ने प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति एकपदेन उत्तरयत। यहाँ पर हमको कुछ प्रश्न दिया गया है, जिन प्रश्नों का उत्तर हमको एक पद में देना है, वन वर्ड आंसर हमको देना है। तो आइए देखते हैं प्रथमः प्रश्नः। तत्र अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, अर्थात हमारे ध्वज में, जो त्रिवर्ण ध्वज में कति वर्णाः सन्ति, कितने वर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है त्रयः। हमारे त्रिवर्ण ध्वज में 3 वर्ण है, जो हमको पहले ही पता है। 3 वर्ण क्या क्या है, केसर वर्णः, श्वेत वर्णः, हरित वर्णः चेति। अनन्तरं पश्यामः त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः, अर्थात त्रिवर्ण ध्वज में जो शक्ति का सूचक है, शक्ति किस वर्ण का सूचक है, किस वर्ण से हमको शक्ति का आभास होता है, शक्ति का सूचक हमको मिलता है। उत्तरं भवति केसर वर्णः। यह वर्णः ध्वजस्य उपरि भागे तिष्ठति। ध्वज के उपरि भाग में जो केसर वर्ण है वह हमको शक्ति का सूचक प्रदान कर रहा है। अनन्तरं पश्यामः अशोक चक्रम कस्य द्योतकम् अस्ति। जो त्रिवर्ण ध्वज में जो अशोक चक्र बीच में शोभा वर्धन कर रहा है, उस अशोक चक्र क्या हमको सूचित कर रहा है। उत्तरं भवति प्रगतेः न्यायस्य च। हमारा प्रगति और न्यायवर्ता का द्योतक है हमारा त्रिवर्ण ध्वज में विद्यमान अशोक चक्र। अनन्तरं पश्यामः त्रिवर्णाः ध्वजः कस्य प्रतीकः। संपूर्ण त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। अर्थात जो हमारा त्रिवर्ण ध्वज है, जो हमारा त्रिवर्ण ध्वज, वो संपूर्ण त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता का और राष्ट्र के गौरव भावना का प्रतीक है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः, प्रश्न संख्या चतुर्थः। तत्र चतुर्थ प्रश्ने प्रश्नं भवति एक वाक्येन उत्तरयत। अर्थात हमको कुछ प्रश्न मिलेगा, उन प्रश्नों का उत्तर हमको पूर्ण वाक्य में देना पड़ेगा। पूर्ण एक वाक्य में, संस्कृत वाक्य में हमको उत्तर लिखना पड़ेगा। तो आइए बच्चों कुछ प्रश्नों का उत्तर लिख लेते हैं। क अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज में जो श्वेत वर्ण है, जो धवल वर्ण है, वो किसका सूचक है। उत्तरं भवति अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज में जो श्वेत वर्ण है वो सत्य का, सात्विकता का और शुचिता अर्थात पवित्रता का सूचक है। अनन्तरं पश्यामः अपरः प्रश्नः अशोकस्तम्भः कुत्र अस्ति।
जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ कहाँ पर विद्यमान है? उत्तरम भवति अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में विद्यमान है। अनन्तरं पश्यामः त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। जो त्रिवर्ण ध्वज हमारा है उसका उत्तोलन हम कब करते हैं? त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन हम कैसे कौन से समय में करते हैं? उत्तरम भवति त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। इससे हमारा जो त्रिवर्ण ध्वज का हम उत्तोलन दो स्पेसिफिक डे में विशेष करके करते हैं। जो दिन क्या है? हमारा स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हम स्वतंत्र हुए थे, और हमारा गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारा संविधान प्रणयन हुआ था, जो हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में हम जानते हैं। यही दो दिन हम क्या करते हैं? हमारा त्रिवर्ण ध्वज को उत्तोलन करते हैं समारोह पूर्वक। अनन्तरं पश्यामः अशोकचक्रे कति अराः सन्ति। अस्माकं यत् अशोकचक्रम् अस्ति तत् अशोकचक्रं तस्मिन् अशोकचक्रे उस अशोकचक्र में कितने और हैं? और अर्थात जो तिलियां हैं, कितने तिलियां हैं, कितने वो अर हैं? उत्तरं भवति अशोकचक्रे चतुर्विंशतिः 24 संख्यकाः अराः सन्ति। अशोकचक्र में 24 संख्यक अर है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः प्रश्नसंख्या 5 तत्र पञ्चमप्रश्ने प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति अधोलिखितवाक्येषु रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में एक एक पद ऐसे हैं जिनको रेखांकित किया गया है। उन रेखांकित पद को आधार करके हमको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करने के लिए स्टेप्स हमको पहले से ही पता है। हमको क्या करना है? रेखांकित पद का लिंग निर्णय करना है, रेखांकित रेखांकित पद का विभक्ति निर्णय करना है, और रेखांकित पद का वचन निर्णय करना है। जब विभक्ति, वचन और लिंग हमको मिल जाएगा, उसके बाद किम शब्द के पास जाएंगे। किम शब्द का वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन में जो रूप होगा वही हमारा उत्तर है। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा जो त्रिवर्ण ध्वज है वो विश्व विजयी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद है, रेखांकितम पदम अस्ति त्रिवर्ण ध्वजः। अत्र त्रिवर्ण ध्वजः इति पदस्य प्रश्न निर्माणं कुर्मः चेत् उत्तरं भवति कः। क्योंकि त्रिवर्ण ध्वजः ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, मूल शब्द है त्रिवर्ण ध्वज। अतः किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप है कः। अनन्तरं पश्यामः स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम। हमारे धर्म को हम प्रमाद नहीं करेंगे। इस वाक्य में रेखांकित पद है प्रमादम। प्रमादम इसका उत्तर हो जाएगा किम। किम अर्थात यहाँ पर नपुंसकलिंग का द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, तो किम के कानी, किम के कानी, किम शब्द का द्वितीय व्यक्ति एक वचन के रूप है किम। अनन्तरं पश्यामः एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। एतत् सर्वम्, ये सारे हमारे जो नेतॄणाम है, हमारे जो नेता रहा, जो नेता हमारे थे, उनके सद्बुद्धि का सत्फल है। जो हमारे महापुरुष गण थे उन्हीं का सद्बुद्धि का ये सत्फल है। ये अत्र रेखांकित पदमस्ति सद्बुद्धेः तस्य कृते प्रश्न भविष्यति कस्याः। क्योंकि यत्र मूल शब्द भवति सद्बुद्धि, जो कि ह्रस्वईकारांत स्त्रीलिंगांत शब्द है, उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है सद्बुद्धे है। अतः किम शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप हो जाएगा कस्याः। अनन्तरं पश्यामः शत्रूणां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के सामने में हमारा विजय सुनिश्चित होना चाहिए। अत्र रेखांकित पदम अस्ति शत्रूणाम। अत्र मूल शब्दम भवति शत्रु। ह्रस्वकारांत पुल्लिंग शब्द है, तस्य षष्ठी विभक्ति है बहुवचने रूपम भवति शत्रूणाम। अतः अत्र प्रश्न निर्माण करणार्थम अस्माकं किम शब्दस्य षष्ठी विभक्ति है बहुवचने रूपम किम अस्ति वदन्तु सर्वे। समीचीनम् उत्तरं
भवत्याः भवतः वा उत्तरम भवति केषाम् अर्थात किम शब्द का षष्ठी व्यक्ति एकवचन रूपे केषाम् अतः उत्तरम भविष्यति केषाम्। पुनः एकवारम् अभ्यासं कुर्मः। क त्रिवर्णध्वजः कः प्रमादं किं सद्बुद्धेः कस्याः शत्रूणां केषाम्। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः प्रश्नसङ्ख्या षष्ठः। तत्र षष्ठप्रश्ने प्रश्नः भवति उदाहरणानुसारं समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात जैसे कि एक उदाहरण हमारे लिए दिया गया है, उस उदाहरण को अनुसरण करके समुचितैः पदैः समुचित पद के उचित पद के द्वारा रिक्त स्थानानि पूरयत, हमको शून्य स्थान अर्थात जो रिक्त स्थान दिया गया है उन रिक्त स्थान को हमको पूर्ति करना है। जैसे कि एक एग्जांपल है, हमको यहाँ पर कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि पहले में जो उसका मूल शब्द है वो दिया गया है, विभक्ति ही कौन सा विभक्ति का रूप हम करेंगे वो दिया गया है, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम तीन वचन का रूप है। जहां पर हमको रिक्त स्थान मिलेगा वहां पर हमको उसका जो अप्रोप्रिएट जो फॉर्म होगा, जो सही पद होगा उसको हमको भरना है। जैसे कि यथा उदाहरणं भवति पट्टिका मूल शब्दं भवति पट्टिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द तस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचने रूपं भवति पट्टिकायाः, द्विवचने रूपं भवति पट्टिकयोः, बहुवचने रूपं भवति पट्टिकानां। तथैव अग्निशिखा इति मूलशब्दः तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने रूपं भवति अग्निशिखायां, तत्र द्विवचने रूपं भवति अग्निशिखयोः, बहुवचने रूपं भवति अग्निशिखासु। बच्चों यहाँ पर जो अग्निशिखा मूल शब्द है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अतः बालिका लता जैसा रूप चलेगा यहाँ पर। अनंतरम पश्यामः यहाँ पर सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप दिया गया है। आप जो पढ़े हुए हो लता या बालिका, उसका रूप जैसे चलता है हमको ये सारे शब्दों का रूप उसी लता या बालिका के हिसाब से बनाना है। अनन्तरं पश्यामः अपरः शब्दः सभा। एतस्य पदस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचने रूपं भवति सभायै, द्विवचने रूपं भवति सभाभ्यां, बहुवचने रूपं भवति सभाभ्यः। अनन्तरम् अहिंसा इति मूलशब्दः तस्य द्वितीय विभक्तेः एकवचने मूलशब्द रूपं भवति अहिंसां और द्विवचने रूपं भवति अहिंसे, बहुवचने रूपं च भवति अहिंसाः। तथैव सफलता इति शब्दस्य पंचमी विभक्तेः एकवचने रूपं भवति सफलतायाः, द्विवचने रूपं भवति सफलताभ्यां, बहुवचने रूपं च भवति सफलताभ्यः। अनन्तरं पश्यामः सूचिका इति मूलशब्दः तस्य तृतीया विभक्तेः एकवचने रूपं भवति सूचिकया, द्विवचने रूपं भवति सूचिकाभ्यां, बहुवचने रूपं च भवति सूचिकाभिः। तो बच्चों इस तरह इसको हमको अभ्यास कर लेना है। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः प्रश्नसङ्ख्या सप्तमः। तत्र सप्तमप्रश्ने प्रश्नः भवति समुचित मेलनं कृत्वा लिखत। अर्थात हमको क स्तंभ दिया गया है, ख स्तंभ दिया गया है। क स्तंभ में कुछ पद दिए गए हैं और ख स्तंभ में उससे रिलेटेड कुछ वाक्य दिए गए हैं। जिस पद का इनमें से जिस वाक्य के साथ रिलेशन रहेगा, संबंध बनता है, उसी को उसके साथ हमको जोड़ना है। तो आइए देखते हैं। पहला है केसर वर्णः। केसर वर्णः इत्यस्य संबंधः भवति शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। जो केसर वर्ण है वो शौर्य और त्याग का सूचक है हमारे त्रिवर्ण ध्वज में। अनन्तरं पश्यामः हरितवर्णः सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः अस्ति। अर्थात त्रिवर्ण ध्वज में जो हरित वर्ण है वो सुषमायाः और उर्वरता, सुषमा का और उर्वरता का सूचक है। अनन्तरं पश्यामः अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। अनन्तरं पश्यामः त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं।
अनन्तरं पश्यामः त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलै 1947 तमे वर्षे जातं। 22तम दिनाङ्के जुलै मासे सप्तचत्वारिंशत् अधिक नवशततमे वर्षे जातम्, अर्थात 1947 तम वर्ष में जुलाई मास में 22 तम दिनांक में हमारा जो त्रिवर्ण ध्वज है इसका स्वीकरण किया गया था। तो ये था बच्चों हमारा अभ्यास कार्य। मैं आशा करता हूँ यह अभ्यास कार्य आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि हम त्रिवर्ण ध्वज को पढ़ चुके थे तो आप इसी को अच्छे से समझ चुके हैं कैसा हमारा इस त्रिवर्ण ध्वज का जो अभ्यास कार्य है कैसा बनेगा। आप लोग बहुत अच्छा तरीके से इसको बना पाओगे और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और अभ्यास कार्य करने में आपको बहुत ही मदद करेगा। और इस अभ्यास कार्य को, इस वीडियो को देखते हुए अभ्यास कार्य को अपने कॉपी में लिखते हुए इसको अभ्यास करना है। फिर भी यदि कहीं कोई भी नंबर में किसी भी प्रकार का आपको समस्या हो रहा होगा तो आप मेरा इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आइए और आकर आपका समस्या को पुटअप करवा दीजिए। मैं आपका समस्या का समाधान निश्चित रूप में करवा दूंगा। तो बच्चों आज के कलांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एक कलांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। तब तक सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमो नमः, धन्यवाद।